हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों में एक नया मोड़ आ रहा है। बीजिंग ने भारत के लिए अपने विशाल बाजार के दरवाजे खोलने की बात कही है, लेकिन इस दोस्ती के पीछे क्या राज है? चीनी राजदूत जू फीहोंग ने कहा है कि चीन भारतीय सामानों को अपने बाजार में और जगह देना चाहता है, लेकिन इसके बदले भारत को भी चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल देना होगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 99 अरब $2 करोड़ तक पहुंच गया है। क्या यह वाकई दोस्ती का हाथ है या कोई बड़ा खेल? चीनी राजदूत जू ने दावा किया कि चीन ने कभी जानबूझकर व्यापार असंतुलन नहीं बनाया। उनके मुताबिक यह बाजार की ताकतों का नतीजा है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। भारत से मिर्च, कपास और लौह अयस्क का निर्यात बढ़ा है। मिर्च 17%, कपास 240% और लौह अयस्क 160% ज्यादा गया। फिर भी घाटा कम क्यों नहीं हुआ? जू ने भारतीय कंपनियों को चीन के अंतर्राष्ट्रीय आयात मेले में हिस्सा लेने का न्योता दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय व्यवसाय इस मौके का फायदा उठा पाएंगे? चीन का कहना है कि भारत में उसकी कंपनियों के साथ भेदभाव होता है। जू ने वीजा देरी और चीनी नागरिकों के लिए मुश्किलों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों को भारत में नकारात्मक माहौल का सामना करना पड़ता है। मीडिया में भी चीन के खिलाफ आवाजें उठती हैं। जू ने दोनों देशों से आधा आधा कदम बढ़ाने की बात कही, लेकिन क्या भारत इस सुझाव को मानेगा या फिर यह चीन की रणनीति है अपनी शर्तें मनवाने की? जू ने अमेरिका के टैरिफ को एक तरफा संरक्षणवाद बताया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करता है। भारत और चीन को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। जू के मुताबिक अमेरिका केवल 13% वैश्विक व्यापार का हिस्सा है, बाकी 87% बाजार में भारत चीन के लिए मौके हैं। उन्होंने अमेरिका पर अन्य देशों का फायदा उठाने का आरोप लगाया। चीन का कहना है कि वह व्यापार युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपा गया तो वह पीछे नहीं हटेगा। सीमा विवाद पर जू ने कहा कि इसे पूरे रिश्ते की पहचान नहीं बनाना चाहिए। हालती कजान मुलाकात के बाद प्रगति हुई है। उन्होंने विश्वास बढ़ाने के लिए और कदम उठाने की बात कही, लेकिन क्या यह इतना आसान है? गलवान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव ज्यादा कम नहीं हुआ। फिर भी जू का कहना है कि दोनों देश एक दूसरे के विकास को खतरा नहीं बल्कि मौका माने। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के जल विद्युत प्रोजेक्ट से भारत चिंतित है। जू ने आश्वासन दिया कि यह केवल बिजली बनाने के लिए है, इससे नीचे के देशों को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने तकनीक या मानव संसाधन निर्यात पर पाबंदी के आरोपों को भी खारिज किया, लेकिन भारत में चीनी कंपनियों के साथ कथित भेदभाव का मुद्दा उठाकर उन्होंने गेंद भारत के पाले में डाल दी। जू ने मीडिया आदान प्रदान बहाल करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया को चीन की तस्वीर तीसरे पक्ष के चश्मे से नहीं बल्कि खुद देखनी चाहिए। इस साल चीन ने 85,000 वीजा जारी किए, लेकिन चीनी नागरिकों को भारत में वीजा मिलना मुश्किल है। क्या यह रिश्तों में गर्मजोशी लाएगा या फिर यह सिर्फ शब्दों का खेल है? आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। अचानक से अब चीन की तरफ से भारत में निवेश बढ़ने लगे हैं क्योंकि चीन का भरोसा भारत पर बढ़ गया है। अमेरिका के टैरिफ ने वैश्विक व्यापार में तूफान मचा दिया है। इस हंगामे का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल रहा है। चीनी कंपनियां जैसे शंघाई हाइली और हायर अब भारत की शर्तों पर घुटने टेक रही हैं। ये कंपनियां भारत के विशाल बाजार में अपनी जगह बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन क्या यह भारत की जीत है या फिर चीन की नई चाल? शंघाई हाइली ग्रुप ने टाटा की कंपनी वोल्टास के साथ मिलकर विनिर्माण संयुक्त उद्यम की बातचीत फिर शुरू की है। इस बार यह चीनी दिग्गज अल्पमत हिस्सेदारी लेने को राजी है। पहले यह 60% हिस्सेदारी चाहता था, लेकिन भारत सरकार ने प्रेस नोट 3 के तहत इसे ठुकरा दिया था। अब शंघाई हाइली ने रुख बदल लिया है। यह भारत की सख्त नीतियों के सामने झुक गया है। क्या यह अमेरिकी टैरिफ का डर है या भारत की बढ़ती ताकत? भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में तीसरे नंबर की कंपनी हायर ने भी बड़ा दांव खेला है। यह अपनी भारतीय इकाई में 51 से 55% हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में हायर ने 26% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब यह भारतीय कंपनियों और निजी इक्विटी फंड्स के साथ बड़े सौदे की बात कर रही है। क्या हायर भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में है? भारत ने 2020 में गलवान हिंसा के बाद प्रेस नोट 3 लागू किया था। इसके तहत चीन जैसे पड़ोसी देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। इस नीति ने चीनी कंपनियों की राह मुश्किल की थी। शंघाई हाइली और वोल्टास का पुराना सौदा इसी वजह से रद्द हुआ था। अब ये कंपनियां भारत की शर्तों पर चलने को मजबूर है। भारतीय बोर्ड और नई तकनीक के साथ ये कंपनियां
भारत में जगह बनाना चाहती हैं। शंघाई हाइली ने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के साथ तकनीकी गठजोड़ किया है। यह एयर कंडीशनर कंप्रेसर बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए का कारखाना पुणे के पास लगा रही है। इस समझौते में कोई इक्विटी हिस्सेदारी नहीं है। शंघाई हाइली अपनी तकनीक साझा कर रही है। यह कारखाना प्रतिवर्ष 50 लाख यूनिट बनाएगा। क्या यह भारत के विनिर्माण क्षेत्र में क्रांति लाएगा? भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ने चीनी कंपनियों को लुभाया है। इस योजना से भारत में उत्पादन लागत चीन के बराबर हो रही है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी कंपनियां भारत के बड़े बाजार और निर्यात के अवसरों को खोना नहीं चाहती। अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ ने चीनी उत्पादों को महंगा कर दिया है। ऐसे में भारत इन कंपनियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन रहा है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी कंपनियां अब भारत को हल्के में नहीं ले रही हैं। भारत का स्थिर माहौल और टैरिफ से छूट इसे निवेश का आकर्षक केंद्र बना रही है। वैश्विक फंडों ने 2025 में भारतीय बाजारों में $25 अरब का निवेश किया है। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने भारत को अप्रत्याशित विजेता बनाया है। चीनी दिग्गजों का भारत की शर्तों पर झुकना एक बड़ी जीत है, जबकि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के बीच जो डील हो रही है उसे सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। चीन और पाकिस्तान के बीच दोस्ती अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। इस बार रिश्ता तय हुआ है गधों से। जी हां, चीन अब पाकिस्तान में गधों की खेती करने जा रहा है और यह कोई मजाक नहीं बल्कि सरकारों के बीच हुआ एक औपचारिक करार है। बीजिंग से आई गधा उद्योग के उपाध्यक्ष झाओ फेई की टीम ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के खाद्य सुरक्षा मंत्री राणा तनवीर हुसैन से मुलाकात की। ग्वादर में विशेष निर्यात क्षेत्र तैयार होगा जहां गधों के लिए फार्म से लेकर बुचरखाने और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसका मकसद है चीन में गधों के मांस और खाल की मांग को पूरा करना, क्योंकि पारंपरिक चीनी दवाओं में इनका उपयोग बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय नस्लों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। जुलाई में ही दोनों देशों ने गधों की खाल के व्यापार के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया था और अब मांस को भी उसी सूची में जोड़ा जा रहा है। मतलब ये कोई तात्कालिक प्लान नहीं बल्कि सोची समझी रणनीति है। चीन को मिलेगा सस्ता माल, पाकिस्तान को मिलेगा एक्सपोर्ट और रोजगार का नया जरिया। लेकिन स्थानीय लोगों के बीच चिंता गहराने लगी है, क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि कहीं यह व्यापार नस्लीय असंतुलन और पारंपरिक जीवन शैली को नुकसान न पहुंचा दे। ये डील पाकिस्तान के लिए वरदान भी बन सकती है और विवाद भी। लेकिन एक बात तय है, चीन अब केवल लोहे और सड़कों तक सीमित नहीं रहा। अब वह गधों के जरिए भी अपना डिप्लोमेटिक खेल खेलने निकला है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने